दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद नरेश सर में। तो दोस्तों, आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम बनाने वाले हैं मॉडल पेपर कक्षा 10 का। और क्लास 10th में मॉडल पेपर भी हमने वो मॉडल पेपर लिए हैं जो पिछले साल परीक्षा में पूछा गया था मॉडल पेपर। तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन हम लेकर आए हुए हैं। तो इसमें से अधिकांश क्वेश्चन आपको इस साल भी दिख जाएंगे आपकी अपनी बोर्ड परीक्षा में। तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहें और वीडियो को ध्यान से देखें। कई महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का राज आज खुलने वाला है आप लोगों के सामने। तो इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन को सीखें, वीडियो को स्किप न करें, आराम से देखें और दोस्तों के साथ शेयर करें। तो इस सिलसिले का जो पहला क्वेश्चन है वो आपके बोर्ड पर नजर आ रहा है। किसी श्रेणी का nवां पद 2n+1 है तो इसका 10वां पद क्या होगा। हमें एक श्रेणी का nवां पद दे रखा है दोस्तों, वो है 2n+1। अब nवें पद का फॉर्मूला हमें आना चाहिए। किसी भी एपी का जो nवां पद होता है वो an इज इक्वल टू 2n+1 होता है। सॉरी, an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, a प्लस n-1 इंटू डी। ये किसी भी एपी के nवें पद को निकालने का फॉर्मूला होता है जो हमारे पास बोर्ड में नजर आ रहा है। वो किसी भी श्रेणी का nवां पद ज्ञात करने का फॉर्मूला है। तो दोस्तों, nवां जो पद होता है, nवां पद, उसे हम बेसिकली उसे हम an से दिखाते हैं। तो इस सवाल के हिसाब से हमें जो an दिया हुआ है वो 2n+1 दिया है। अब मैं अगर सूत्र में आऊं, सूत्र को देखो, सूत्र के हिसाब से an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी होते हैं। अगर मैं इस an की जगह a1 कर दूं, a1 करने पर क्या होगा, ये जो a है ऐसी का ऐसा, इसकी जगह 1-1 इंटू डी हो जाएगा ऐसे। तो जो a1 है वो इक्वल टू a प्लस 1-1 0 इंटू डी, 0 इंटू डी ऑल्सो 0, ये भी 0 होता है। तो a1 जो है वो क्या आ जाएगा दोस्तों, वो a आ जाएगा, ठीक है। और a बोलते हैं हम AP का प्रथम पद। किसी भी समांतर श्रेणी के प्रथम पद को हम a से दर्शाते हैं। तो हमारे पास a जो है वो कितना आ जाता है, a1। अगर मैं n को 1 लिखता हूं तो मुझे प्रथम पद मिलता है। ऐसी अगर मैं n को 2 लिखूंगा तो मुझे दूसरा पद मिलेगा, यानी a2 मिलेगा। a2 को हम दूसरा पद बोलते हैं। ऐसी n की जगह 3 लिखने पर तीसरा पद मिलेगा, वो a3 से दिखाएंगे हम। तो अब इस जो हमें दिया है क्वेश्चन के हिसाब से वो an इज इक्वल टू 2n+1 है, an बराबर 2n+1 दे रखा है। और हमसे पूछा जा रहा है कि इस एपी का 10वां पद क्या होता, एपी का 10वां पद। तो हमने क्या करना है, इस n की जगह 10 लिख देना है। तो जैसे इधर a1 को मैं प्रथम पद बोल रहा हूं, ऐसे अगर मैं a10 कर दूंगा तो वो एपी का 10वां पद हो जाएगा। और 10वां पद हो जाएगा 2 इंटू ये जो n नजर आ रहा है इधर पे 10 हो जाएगा +1 ऐसा। तो ये बनेगा a10 इज इक्वल टू 10 दूना 20 धन 8। तो a10 बराबर हो जाएगा 20 धन 8 यानी 21। तो इस एपी का जो 10वां पद होता प्यारे दोस्तों वो होता 21। तो इस प्रश्न का आंसर होता 21। तो ऐसी और भी बहुत सारे क्वेश्चन हम कर सकते हैं हमारे पास। इस टाइप से और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं। इनके लिए हमें क्या करना है, जैसे और भी बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे दिए जाते हैं। जैसे हमसे पूछ दिया कि किसी एपी का nवां पद, मान लीजिए कोई एपी है और उस एपी का nवां पद है, एपी का जो nवां पद है वो 3n-2 है। एपी का nवां पद 3n-2 है तो इसका 15वां पद क्या होगा। तो इस एपी का निकालना है हमें 15वां पद। तो मैंने अभी क्या बताया कि जो भी पद दिया है an या nवां पद दिया है उसको an से लिखाना है। ऐसे यहाँ nवां पद दिया है तो ये जो nवां पद हो जाएगा प्यारे दोस्तों, ये nवां पद हो जाएगा an। तो an बराबर हो जाएगा हमारे पास 3n-2, an बराबर 3n-2। जैसे यहाँ an बराबर 2n+1 है, 2n+1, ऐसे यहाँ an बराबर 3n-2 है, ये है। तो अब हमने क्या करना है, हमसे 15वां पद पूछा जा रहा है तो n को लिख देंगे हम 15। तो ये बनेगा a15 बराबर
3 गुणा, अब ये भी 15 होता है यहाँ पे n, तो इसको भी 15 कर देना है -2, तो ये बच जाएगा 15 या 45 -2, 45 में से 2 घटा देंगे तो ये हो जाएगा हमारा कितना 43। तो इस एपी का जो 15वां पद होता वो 43 हो जाएगा। ऐसे ही और कर सकते हैं हम, ऐसी जैसे हमें nवां पद उसने दे दिया, an बराबर उसने दे दिया 3n² - 4, nवां पद क्या दे दिया उसने हमें 3n² - 4 दे दिया, और हमसे पूछा कि इस एपी का 10वां पद क्या होता। तो अब इस एपी का 10वां पद निकालने हैं, तो एपी का 10वां पद कैसे निकालेंगे, हमें तो an बराबर इतना दिए हैं, तो 10वां पद निकालने का मतलब है जो n है उस n की जगह 10 लिख देना है ऐसे, तो ये बराबर हो जाएगा 3, इधर जो n है उसकी जगह 10, इसका स्क्वायर -4, तो 8n, ये बराबर हो जाएगा 3, 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100 -4, तो 8n बराबर 3 को 100 से गुणा करने पर 300 -4, तो जो हमारा 8n होगा वो 300 में से 4 घट जाएगा, 296 इसका आंसर आ जाएगा ऐसे। तो इस प्रकार से जो पहली समस्या थी, पहला प्रॉब्लम ये था कि अगर हमें एपी का nवां पद दिया है और किसी भी नंबर का पद पूछता है वो हमसे, तो जो n होते हैं उस n की जगह, जैसे उसने 5वां पद पूछा तो n की जगह 5 रख देना है, अगर वो 15वां पद पूछेगा तो n की जगह हमने 15 रख देना है, 10वां पद पूछेगा तो ये n है उसकी जगह 10 लिख देना है ऐसे। ठीक है दोस्तों, तो हमारा कोई भी आंसर जैसे आसानी से निकल सकता है और बोर्ड परीक्षा के लिए हमारा एक क्वेश्चन आसानी से तैयार हो जाता है। तो दोस्तों जो अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न जो पूछा जाता है बोर्ड परीक्षा में वो इस टाइप से होता है कि हमें कोई द्विघात समीकरण दे दी जाती है, जैसे द्विघात समीकरण है x² - 4x + 4 = 0 के मूलों की प्रकृति बताइए। इसके मूलों की बतानी है हमने प्रकृति। तो मूलों की प्रकृति बताने के लिए जो हमारी एनसीईआरटी की बुक है उसमें 3 सूत्र हमें बेसिक उसने दिए हुए हैं। उसका जो पहला सूत्र है, पहली बात तो हमें ये आना चाहिए कि द्विघात समीकरण क्या होते हैं। तो हम सबसे पहले क्या लिखते हैं कि द्विघात समीकरण क्या होती है। द्विघात समीकरण होती है ax² + bx + c = 0। द्विघात समीकरण होती है ax² + bx + c = 0। इसमें इसे बोला जाता है द्विघात समीकरण का मानक रूप, इसे बोला जाता है द्विघात समीकरण का मानक रूप। तो पहली घटना यह है कि जो नजर आ रहा है द्विघात समीकरण का मानक रूप है। अब इस द्विघात समीकरण का एक विविक्तकर होता है, इस द्विघात समीकरण का एक विविक्तकर होते हैं जिसे डी से दर्शाते हैं। इंग्लिश में इसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, तो इसको डी से दिखाया जाता है, और डी = होता है b² - 4ac। तो ये तो मैंने 2 चीजें लिख दी हैं बोर्ड में, ये भी अक्सर पूछी जाती है बोर्ड परीक्षा में कि किसी द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है। तो द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है ax² + bx + c = 0। ठीक है। दूसरा द्विघात समीकरण का विविक्तकर क्या होता है। तो विविक्तकर d = b² - 4ac होते हैं, b² - 4ac। अब इसकी कुछ शर्तें होती हैं, विविक्तकर की क्या शर्तें होती हैं, इसकी शर्तें। ठीक है। तो मूलों की जो शर्तें निकालने की शर्तें होती हैं, पहली शर्त ये है अगर ये d बड़ा हो जाए 0 से। दूसरी शर्त ये है अगर ये जो d है वो छोटा हो जाए 0 से। और तीसरी शर्त ये है कि अगर d जो है वो बराबर हो जाए 0 के। ठीक है। d में जिसको विविक्तकर बोल रहा है, इसका दूसरा तरीका ये दिया है, पहली बात कि जो b² - 4ac जो है वो 0 से बड़ा आ जाए, या फिर b² - 4ac 0 से छोटा आ जाए, या तीसरी शर्त है b² - 4ac जो है वो 0 के बराबर आ जाए। ठीक है दोस्तों, d यानी डिस्क्रिमिनेंट, उसका विविक्तकर 0 से बड़ा होना चाहिए, 0 से छोटा होना चाहिए, या 0 के बराबर होना चाहिए। तो इन कंडीशनों में जो मूल होते हैं, मूल पहली कंडीशन है कि जो b² - 4ac वो 0 से बड़ा है, तो यहाँ पे जो मूल होते हैं वो वास्तविक होते हैं।
वास्तविक मूल। तो वास्तविक मूल होने के लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac, वास्तविक मूल होने के लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac वो शून्य से बड़ा होना चाहिए। और दूसरी कंडीशन है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac शून्य से छोटा है। तो इस कंडीशन में मूल प्राप्त नहीं होते हैं, तो इस कंडीशन में वास्तविक मूल नहीं होते हैं, मूल नहीं मिलते हैं इस कंडीशन में। तीसरी शर्त है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर शून्य के बराबर है तो जो द्विघात समीकरण है उसके मूल भी बराबर होते हैं। तो मूल बराबर होने के लिए, मूल बराबर होने के लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac शून्य के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर d जो है वो शून्य से बड़ा है तो इस कंडीशन में होते हैं वास्तविक मूल, वास्तविक मूल। दूसरी कंडीशन में d जो है वो शून्य से छोटा आया तो यहाँ पे मूल नहीं होते हैं, नो रियल रूट्स, कोई भी मूल नहीं होंगे। और d जो है अगर वो शून्य के बराबर है तो इस दशा में मूल भी जो होते हैं वो बराबर होते हैं। ठीक है प्यारे दोस्तों, मतलब ये है, जैसे उदाहरण के तौर पे समझते हैं, अगर हमारा जो d है वो 12 आ गया, प्लस 12 प्लस 12, तो इस कंडीशन में जो मूल होंगे वो वास्तविक होंगे, क्योंकि धनात्मक सभी संख्याएं शून्य से बड़ी होती हैं। धनात्मक जितनी भी संख्याएं होती हैं वे सारी की सारी शून्य से बड़ी होती हैं, और ये धन 12 है तो शून्य से बड़ा है, तो इस दशा में मूल वास्तविक होंगे। दूसरी बात, अगर d माइनस 12 आ जाता है, ऋण 12, अब ऋण 12 का मतलब शून्य से छोटा, ऋणात्मक सारी संख्याएं शून्य से छोटी होती हैं, तो इस कंडीशन में मूल नहीं होंगे। इस दशा में हम मूल प्राप्त नहीं कर सकते। हाँ, अगर ऐसा आए कि जो हमारा d है वो 0 निकल जाए तो मूल जो होंगे वो बराबर होंगे, मूल बराबर। तो सबसे पहले हमें क्या समझना है, अगर किसी भी द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति अगर हमने बतानी है तो हमें यह समझ में आना चाहिए कि हमने करना क्या है, देखना क्या है। तो हमें उस द्विघात समीकरण का विविध तर निकालने हैं। सबसे पहले द्विघात समीकरण का विविध तर निकालेंगे, और द्विघात समीकरण का जब भी विविध तर निकलेगा वो 3 प्रकार से मिल सकते हैं। या तो वो धनात्मक हो सकता है, धनात्मक होने पर वास्तविक मूल होंगे, या तो फिर वो ऋणात्मक हो सकते हैं, ऋणात्मक होंगे तो कोई भी मूल नहीं होंगे। हाँ, अगर वो शून्य निकलता है तो मूल बराबर हो जाएंगे। तो सबसे पहले इस समीकरण में हमने ढूंढना है कि इसका जो विविध तर है वो क्या निकल सकता है। तो सबसे पहले इसका विविध तर निकालते हैं। तो विविध तर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 बराबर 0 की तुलना, इसकी तुलना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से करने पर, 0 से करने पर जो भी हमें द्विघात समीकरण दी है उस समीकरण की तुलना इस समीकरण के साथ कर देनी है, क्योंकि इस द्विघात समीकरण का मानक रूप है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या नजर आता है, यहाँ पे हमें नजर आता है यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ a है, पर यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ कुछ भी नहीं है, तो जहां पे कुछ नहीं होता वहां पे 1 लिया जाता है। एक्स स्क्वायर के साथ a है, यहाँ कोई जो है डिजिट नहीं है तो उसको 1 मान दिया हमने। यहाँ x के साथ b है तो इधर b लिख दिया, और यहाँ x के साथ -4 है तो b आ जाएगा -4। इधर c है और इधर 4 है तो c बराबर आ जाएगा 4। तो हमें सबसे पहले a b और c निकाल देने हैं, और a b और c निकालने का तरीका क्या है कि हम जो भी हमारे पास द्विघात समीकरण है उसको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c प्लस इक्वल टू 0 के साथ कंपेयर कर देने हैं। तब हमें निकालना है d, और d इज इक्वल टू होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b जो है उसका मान रखते हैं b ऋण 4 है, तो ऋण 4 का वर्ग -4 इंटू a 1 है, इंटू c 4 है, -4ac -4ac। तो ऋण 4 का वर्ग करेंगे, ऋण 4 का वर्ग होता है ऋण 4 गुणा ऋण 4, ऋण और ऋण मिलेगा धन, और 4 चौको हो जाएगा 16। तो ऋण 4 का वर्ग प्यारे दोस्तों ये होता है 16।
4 और 1 तो गुणा करके 4 टर्म 4 और 4 चौको हो जाएगा 16 ऐसे। तो 16 में से 16 को घटा देने पर आंसर आ जाता है 0। यानी जो इस समीकरण का डी है, इस समीकरण का डी है वो 0 निकल रहा है, 0। तो जब द्विघात समीकरण का डी यानी विविधतर शून्य निकलता है तो उसके मूल क्या हो जाते हैं, बराबर। तो हमें लिखना पड़ेगा, आते हैं द्विघात समीकरण, अंतः द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 4x एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 बराबर 0 के मूल बराबर होंगे, के मूल बराबर होंगे। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आएगा, ये जो प्रश्न है इस प्रश्न का उत्तर हम इस तरीके से सॉल्व करके लिख सकते हैं कि इस प्रश्न का जो आंसर है वो ये है कि इस प्रश्न के जो मूल होंगे वो बराबर होंगे। तो दोस्तों हालांकि प्रश्न एक ही था तो हमने इस प्रश्न में इतनी सारी चीजें डिस्कस करी है। ये वाला पार्ट भी इंपॉर्टेंट है। द्विघात समीकरण का मानक रूप अक्सर पूछा जाता है बोर्ड परीक्षा में। द्विघात समीकरण में विविधतर किसे कहते हैं ये पूछा जाता है और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन तो पक्का आता है परीक्षा में, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, हमें मालूम होना चाहिए कि वास्तविक मूल कब होते हैं, मूल कब नहीं होते हैं या मूल बराबर कब होते हैं, तब जाके हम इस टाइप के प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। तो ये एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारी बोर्ड परीक्षा के लिए तैयार हो जाता है। तो दोस्तों अभी जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि द्विघात समीकरण में मूल कब बराबर होते हैं और वास्तविक कब होते हैं और मूल जो है कब नहीं होते हैं, ये हमने सीखा। तो उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, ए का मान ज्ञात कीजिए ताकि द्विघात समीकरण a माइनस 12x स्क्वायर 2 प्लस a माइनस 12x प्लस 2 इक्वल टू 0 के मूल बराबर है। तो इसके मूल बराबर दिए हैं, इसने मूल समान दिए हैं, ठीक है। और द्विघात समीकरण हमारे पास ये है। तो मैंने अभी सॉल्व करने का तरीका क्या बताया था, मैंने सॉल्व करने का तरीका अभी समझाया था कि सबसे पहले हम क्या करें, सबसे पहले हम जो भी हमें समीकरण दे रखी है, हमें समीकरण दी है a माइनस 12 एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू a माइनस 12 एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0 ये दी है। इस समीकरण की तुलना, इस समीकरण की तुलना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस इक्वल टू 0 से करने पर सबसे पहले दोस्तों हम क्या कर देते हैं, हम ये करते हैं कि जो इक्वेशन दे रखी है इसकी तुलना इससे कर देते हैं। और इसको मैंने बोला था कि ये द्विघात समीकरण का मानक रूप है। एक द्विघात समीकरण का कौन सा रूप है, मानक रूप, ठीक है। तो इससे तुलना करेंगे तो हमें क्या नजर आ रहा है, हमें ये नजर आ रहा है कि एक्स स्क्वायर के साथ उधर a है, एक्स स्क्वायर के साथ a है तो a हमारे पास ये है, इधर एक्स स्क्वायर के साथ a माइनस 12 है तो a जो है वो a माइनस 12 है। x के साथ b है, b इधर x के साथ ये है 2 इंटू a माइनस 12 है, ये x के साथ है। इधर c है और यहां पे है हमारे पास प्लस 2s। तो सबसे पहले जिसकी जरूरत है a b और c, तो a b, a जो है ये वाला हिस्सा a है, ये वाला हिस्सा b है और ये जो है वो c है। ये हमने सबसे पहले निकाल दिया। तब हम क्या निकालते हैं, सबसे पहले द्विघात समीकरण का विविधतर, द्विघात समीकरण का क्या निकाल लेते हैं, विविधतर। विविधतर को बोलते हैं d और d इज इक्वल टू होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो प्यारे दोस्तों सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि जो द्विघात समीकरण है उसका d क्या होता है, d यानी विविधतर जिसको हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं वो होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो सबसे पहले हम b स्क्वायर माइनस 4ac को लाने की कोशिश करते हैं और b स्क्वायर माइनस 4ac को कैसे लाएंगे, b ये है हमारे पास है तो ये बनेगा 2 इंटू a माइनस 12 है और b स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर। तो सबसे पहले हम b स्क्वायर ले आते हैं, b स्क्वायर की जगह ये वाला हिस्सा माइनस
4a, ए ये है, ए है हमारे पास a माइनस 12 है, ठीक है दोस्तों, इंटू सी, सी जो है वो 2 है हमारे पास। तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं, ये वाला हिस्सा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इधर जो 2 है उसका स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और ये जो आइटम बचा है इसको मैं फिलहाल ऐसा लिख देता हूं, a माइनस 12 इसका स्क्वायर, ठीक है, माइनस इसको और इसको एक साथ ले लेते हैं, 4 2 जा 8, और ये हो जाएगा a माइनस 12 ऐसे। तो ये दोस्तों हमारा आया है d, d इज इक्वल टू इतना निकल चुका है d, ये d का मान है। अब हमें क्या दिया है, हमें दिया है कि मूल समान है, यानी मूल बराबर है। चूंकि मूल समान है, मूल समान है, अतः जो हमारा d है वो शून्य होगा, ठीक है दोस्तों। अभी हमने क्या पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी जो d है वो शून्य से ज्यादा आते हैं, शून्य से ज्यादा आने पर मूल वास्तविक होते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर शून्य से छोटा आता है, माइनस में आता है, तो मूल प्राप्त नहीं होते हैं। और बी स्क्वायर माइनस 4ac शून्य के बराबर आते हैं, 0 के बराबर आते हैं, यानी b जो है शून्य के बराबर आते हैं, तो मूल समान होते हैं। तो प्रश्न जो है वो कंडीशनल है, उसने हमें शर्त दे रखी है कि मूल समान है। अब मूल समान है तो हमारा d क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से d तो इतना आए हैं, तो इसका मतलब कि जो भी आए हैं वो शून्य के बराबर होना चाहिए, ये जो भी है वो शून्य होगा, यानी ऐसा 4 इंटू a माइनस 12 इसका स्क्वायर माइनस 8 इंटू a माइनस 12 ये बराबर शून्य लिखना पड़ेगा हमें, क्योंकि d शून्य है, ये d है, d बराबर इतना, ये d 0 है, तो इसकी जगह 0 लिखने पर ये वाला जो हिस्सा है वो भी 0 हो जाएगा। अब ये माइनस है, इसको इस तरफ ले चलते हैं, तो 4 इंटू a माइनस 12 इसका स्क्वायर इक्वल टू 8 इंटू a माइनस 12 हो जाएगा। ऐसे ये जो इधर माइनस था उस तरफ ले जाने पे प्लस हो जाए। तो एक काम किया जा सकता है यहाँ पे, वो ये है कि इस 4 से इस 8 को काट सकते हैं हम 2 बार ऐसे। इस तरफ बचा हमारे पास a माइनस 12 इसका होल स्क्वायर, उधर बचा 2 इंटू a माइनस 12। ठीक है दोस्तों, आप क्या कर सकते हैं, 2 बार है, स्क्वायर का मतलब 2 टाइम, 2 टाइम का मतलब a माइनस 12 इंटू a माइनस 12, a माइनस 12 इंटू a माइनस 12, a माइनस 12 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू a माइनस 12 ऐसे। ठीक है, आप क्या किया जा सकते हैं, इस a माइनस 12 वाले हिस्से से a माइनस 12 वाला हिस्सा कट जाएगा, तो वापस हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा a माइनस 12 ये वाला हिस्सा, और उधर क्या बचा है खाली 2, तो a माइनस 12 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। अब ये जो माइनस 12 है इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं, तो a इक्वल टू हो जाएगा 2 प्लस 12। तो दोस्तों, तो जो a जो हमने निकालना था इस क्वेश्चन में, a का मान वो 12 में 2 जोड़ के 14 के बराबर होगा, तो इस प्रश्न का आंसर होगा 14। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बोर्ड परीक्षा में जो पूछा जाता है। ठीक है, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी बन रही है, तो आप फिलहाल आज के लिए इतना ही। आप लोग जो है ध्यान से देखें वीडियो को, प्रश्न को स्किप करके ना देखें, एक एक चीज़ें इसमें से समझने की कोशिश करें। बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज की क्लास में डिस्कस किए गए हैं, तो ध्यान से प्रश्नों को पढ़ें, समझें, सीखें, और चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।